Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलता आपको। चलिए आज से हम लोग ओप्स कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसके कोड भी अलग ही कर देते हैं, राइट? फोल्डर अलग। पहले थोड़ा इसको समझेंगे हम लोग, है ना, फिर बात करेंगे। ठीक है एवरीवन? ओके। इसमें भी एक test.html बना लेते हैं क्योंकि अब मुझे जावास्क्रिप्ट ही बनानी है। आ जाओ। जावा में जावा एडवांस, जावा पूरा, स्प्रिंग हाइबरनेट, बट जावा में भी एक दो और हमारे विजिटिंग फैकल्टीज भी आते हैं, वो भी लेते हैं सुबह सुबह में। और कोर जावा तो ये लोग भी लेते हैं, अक्षर सर, ठीक है। तो पहले तो ओप्स कंसेप्ट समझे जाए, ठीक है। देखो प्रोग्रामिंग की ना कई सारी मेथडोलॉजीज होती है, राइट? जिन्होंने सी पढ़ा, मेरे ख्याल में फाउंडेशन में सी सब लोगों ने पढ़ा है ना। थोड़ा एक ओवरव्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं कहीं पूछ नहीं रहा हूँ, टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, तो अभी हाँ बोलो। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले जो लैंग्वेजेस थी बिफोर सी, वो अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस कहलाती थी, ठीक है। वहां पर ये होता था कि अगर वहां फंक्शन भी नहीं होते थे, अगर कोई काम मुझे बार बार करना है तो मुझे उतनी बार पूरे कोड लिखने पड़ते थे, राइट? तो हमारा नॉर्मल सा एक छोटा सा काम करने वाला कोड भी आराम से 100-200 लाइन का जाता था, क्योंकि आपको इतना रिपीटेशन करना होता था। फिर आया सी, और सी में आई पहली बार, सी को हमने कहा प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी मानी जाती है दो, प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सी था प्रोसीजर ओरिएंटेड, जहां सी ने ये सिखाया कि यार एक ही टास्क अगर आपको बार बार करना तो बेटर है कि उसका एक सेपरेट फंक्शन बना के रख दो, और जब चाहे जितनी बार चाहे जहां चाहे उस फंक्शन को उठाकर कॉल कर दो। और ये अप्रोच आप लोगों ने देखी है। इतना सी पूछ रहा हूं मैं आपसे कि सी में फंक्शन बनाते थे और फंक्शन को 50 बार उठाकर कॉल कर लेते थे। तो सी ने हमको सबसे पहले सिखाया कि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। प्रोसीजर यानी फंक्शन, बात एक ही है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी आप लाइक डेटाबेस जैसी जगह जाते हो तो वहां आपको माइन्यूट से डिफरेंस मिलते हैं कि प्रोसीजर अलग होता है, फंक्शन अलग होता है, बट हमारे लेवल पर अभी जो लैंग्वेजेस हम पढ़ रहे हैं बोथ आर सेम, है ना, ठीक है। एक ऐसा ब्लॉक जो पर्टिकुलर किसी कोड को परफॉर्म करता है, उसे कॉल करेंगे तब वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच हमने जावास्क्रिप्ट में भी देख ली, फंक्शन बनाना और फंक्शन को कई बार उठाकर कॉल करके हम अपना काम कर लेते हैं, राइट? फिर आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ से शुरू हुआ था ये, है ना। अब इसका कंसेप्ट क्या है, ये रियल टाइम कोडिंग पर है। देखो प्रोग्रामर्स हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक एंटिटी लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे मान लो मैं आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो मेरा मेन ऑब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट, राइट? अब एक स्टूडेंट सपोज ये आया, तो इस बंदे के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, रोल नंबर, फिर नेम, एड्रेस, कोड, सेमेस्टर एंड बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर मैं इसके लिए कुछ मेथड्स भी बनाऊंगा कि ये क्या करेगा हमारे यहाँ, ये रजिस्ट्रेशन करेगा, ये बैच लेगा, ये टेस्ट देगा, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन करेगा, ये इंटरव्यू फेस करेगा, ये जॉब गेट करेगा। दीज आर द मेथड्स, राइट? अब ये बंदा एक है, मैंने खूब सारे वेरिएबल बना लिए और मेथड भी बना ली, लेकिन फिर आप आ गए, आप भी आ गए, आप भी आ गए। अब स्टूडेंट तो बहुत सारे आने वाले, तो क्या मैं ये सारे वेरिएबल बार बार बनाऊं, बार बार ये सारे वेरिएबल? मेथड मुश्किल काम है, ठीक है। एक नॉन टेक्निकल बंदे को भी इतनी अकल होती है कि एक ही चीज बार बार चाहिए, तो वो एक बार ओरिजिनल कॉपी बना के रख लेता है, लाइफ टाइम उसके प्रिंट आउट निकाल के काम करता है। एम आई राइट? एक फोटो कॉपी करके काम करता है। तो हम तो टेक्निकल लोग हैं, तो हमारे यहां भी वही फंडा आया कि हम एक टेम्पलेट, एक क्लास बना के रख लेंगे, ब्लैंक फॉर्म, जिसमें वेरिएबल्स
और उन पर अप्लाई होने वाली सारी मेथड एक बार बनाएंगे। तो मैं जब ये स्टूडेंट क्लास लिख रहा हूं, मेरे दिमाग में आप लोग नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नाम नहीं है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, नेम होता है, कोर्स होता है, सेमेस्टर होता है, एज होती है, एंड सो ऑन। और वो क्या क्या करेगा, तो वो सारी मेथड होती है, और इस पूरे को मैं एक बॉक्स में बनकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दूंगा क्लास स्टूडेंट नाम की। और जब आप आओगे तो मैं बिल्कुल एक छोटा सा वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा, जैसे आप लिखते हो वेरिएबल ए, है ना, और सी वाले हो तो थोड़ा सा एक याद दिलाऊं, इंट ए। आपको एक इंटीजर बनाना है। अब इंटीजर की ढेर सारी प्रॉपर्टीज है कि वो इंटीजर वैल्यू ही लेगा, इंटीजर वैल्यू में ही डील करेगा, फार्मूलाज में, अर्थमेटिक फार्मूलाज में काम करेगा, कैरेक्टर नहीं लेगा, नाम कैच नहीं करेगा। इतना सब बोलने के बजाय हम क्या लिखते हैं, इंट ए। तो इंट अपने आप में एक पूरा वर्ड है जो डिफाइन कर देता है ए का नेचर। इसी तरह से मैं भी बना दूंगा स्टूडेंट S1, S2, S3 and each S1, S2 and S3 are complete the collection of all these जो मैंने क्लास के अंदर बनाया था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है थोड़ा सा, राइट? तो ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट बेस्ड कोडिंग होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग होती है। और ऑब्जेक्ट देखो, अगर हम टेक्निकली नहीं बात करें तो नॉन टेक्निकली भी बात करें तो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम जो भी देखते हैं, मैं बोलूं इस एसी की बात करूं तो इसका एक साइज है ना, इसमें कोई कंप्रेसर है, इसके अंदर कुछ बटन्स होंगे, इसका एक रिमोट होगा। ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ दिस एसी वेरिएबल। एंड ये करता क्या है, ये कूलिंग करेगा, है ना, और जो दो चार फंक्शनिंग होगी, या टेम्परेचर सेट करेगा, कंट्रोल करेगा, एंड वट एवर इज द मेथड्स आर, राइट? सो ये इन सबका एक कलेक्शन है एसी। ये टीवी, अगेन इसमें भी कुछ एट्रीब्यूट है और इसकी भी कुछ एक्शंस है। ये लैपटॉप, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ एक्शंस है। और ये सब के बारे में बात करने वाले हम और आप, हम भी तो ऑब्जेक्ट हैं। हमारे एट्रीब्यूट क्या है? हमारा नाम, हमारी एज, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा हमारे हाथ, पैर, आंखें, सब ये हमारे एट्रीब्यूट है। और हम करते क्या है इनसे? हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम असाइनमेंट देते हैं, हम असाइनमेंट नहीं करते। मतलब ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सिंसियर हो गए थे सबके, इसलिए मैंने थोड़ा सा तोड़ो। तो वेल, फंडा ये है कि दीज आर द मेथड्स। हाँ, ये ना, तो हर ऑब्जेक्ट को हम दो ही तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, आइदर बाय द प्रॉपर्टीज, उसमें क्या क्या होता है, और बाय द एक्शंस, वो करता क्या क्या है। इज इट क्लियर? तो दुनिया भर में जो भी हम देख रहे हैं हमारे आसपास, वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग, दे ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ये ना, और ऑब्जेक्ट बनते हैं क्लास से। अब जैसे मैं बात करूं, मोबाइल इन्वेंट करने वालों ने मोबाइल इन्वेंट किया। आपको मैं बता दूं, ये मेरा मोबाइल उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, इवन आपका भी मोबाइल इन्वेंट नहीं किया। इन्वेंट एक पीस किया था, राइट, है ना? इन्वेंशन एक बार होती है और लाइफ टाइम फिर उसकी कॉपीज होती हैं। गेटिंग? बस यही कंसेप्ट है। हम सारी मेहनत करके एक बार बनाएंगे क्लास, और लाइफ टाइम फिर उसके इंस्टांसेस, ये टेक्निकल वर्ड है कॉपी के लिए, इंस्टांसेस क्रिएट करते चलेंगे, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। गेटिंग एवरीवन? तो अब फंडा ये आया है कि यार, जब एक नॉन टेक्निकल बंदा भी बार बार चीजें नहीं लिखता, तो हम तो प्रोग्रामर है, हम एक एक के लिए इतने इतने वेरिएबल और इतने इतने मेथड कब तक बनाएंगे? तो हम एक बार ये पूरा फॉर्मेट बना के रख देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट यानी ब्लैंक स्ट्रक्चर। यानी मैं जब स्टूडेंट क्लास लिख रहा हूं तो मैं ये लिखता हूँ रोल नंबर, पर मैं रोल नंबर लिखता नहीं हूँ कि क्या वैल्यू है। मैं लिखता हूँ नेम होगा उसका, पर मैं ये नहीं लिखता कि उसका नाम ऋतिक होगा। मैं लिखता हूँ एज, पर मैं ये नहीं लिखता कि 22 होगी। क्यों? क्योंकि कल से कोई और स्टूडेंट आया 25 वाला, तो मेरा फॉर्मेट ब्लैंक होना चाहिए। सोचिए, हम जब आप लोग यहाँ आते हैं, हम लोगों ने आपसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया होता है ना? पता नहीं भरा कि नहीं भरा, आपने हमारे यहाँ का प्रोसीजर मुझे भी ढंग से नहीं पता, लेकिन सपोज कि देयर इज अ फॉर्म, या आपके कॉलेज में तो भरा ही होगा आपने। तो बैंक में जब जाते हो तो अकाउंट ओपनिंग के लिए भी तो फॉर्म भरते हो। तो फॉर्म भरना मतलब आप पहली बार अपनी सारी डिटेल्स उनको देते हो, है ना? तो वो फॉर्म, अगर मान लो मैंने एक स्टूडेंट आया आदर्श, और मैंने हैंड रिटन फॉर्म बनाया और आदर्श से सारी वैल्यू भरवा ली, अब अगर मैं सोचूं कि यार अगला एक और आगे मैं फोटोकॉपी कर लूं, तो क्या ये फोटोकॉपी काम की है? जब सारी वैल्यू आदर्श की तुमने डाली दी है, तो फिर अब करेगा क्या बंदा? लिखेगा कहां? इसलिए मुझे अपना फॉर्म कैसे रखना पड़ेगा? ब्लैंक।
और ब्लैंक के लिए एक टेक्निकल वर्ड है, कभी भी पढ़ो, टेम्पलेट, राइट। टेम्पलेट यानी एक ब्लैंक फॉर्मेट, ठीक है। तो ये टेम्पलेट रहने वाला है। तो एक टेम्पलेट हम लोग बना लेते हैं और फिर जैसे जैसे आप आते चलते हो तो उसके मैं ऑब्जेक्ट बनाते जाऊंगा और हर ऑब्जेक्ट में अब मैं वैल्यूज डाल लूंगा। क्लियर? ऐसे ही जैसे मैंने अपने फॉर्म की 5-6 फोटोकॉपी करा ली और आप लोगों ने उसे भरा। अब आप जो दो ऑब्जेक्ट हो, जो डिटेल्स डाल रहे हो, क्या एक दूसरे की डिटेल से आपका कोई लेना देना बनता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब नेम है, तुमने अपना नाम डाल दिया शिवराज, ठीक है, कोई स्पेलिंग गलत हुई या सही हुई तो तुम करेक्ट करो, कोई और नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि उसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। आदर्श को क्या फर्क पड़ता है? और आदर्श अपना फॉर्म भरता है तो यश को क्या फर्क पड़ता है? राइट एवरीवन? तो हर कॉपी एक सेपरेट कॉपी है। इसी तरह से जैसे आपका फोन और मेरा फोन, है ना, माइट भी कि हम एक ही कंपनी का फोन लेके बैठे, तब भी आप आपके फोन में कोई थीम चेंज करोगे तो मेरे फोन में कुछ होना है, या मैं अपनी रिंगटोन चेंज करूंगा तो क्या आपके उसमें कुछ होना है? बिल्कुल उसी तरह से। क्लियर? हाँ या ना? और आप एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर वेरिएबल की इतनी कॉपी तो समझ में आता है, पर मेथड की इतनी कॉपी करने की क्या जरूरत है? मेथड तो कॉमन बनना चाहिए। तो नहीं, मेरी बात सुनो, आपके कैमरे में कॉलिंग का फंक्शन है, आपके मोबाइल में कॉलिंग का फंक्शन है, तो क्या मुझे नहीं चाहिए? कॉलिंग मेरे इसमें भी चाहिए, है ना। मेरे इसमें फोटो खींचने का फंक्शन है, तो आपको नहीं चाहिए कि एक आ तो क्या? नहीं, हर एक मोबाइल में सारी मेथड और सारे वेरिएबल दोबारा चाहिए होंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये रियल टाइम कोडिंग है, आई होप यू आर गेटिंग, है ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड कोडिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, है ना। तो मैंने क्या बताया कि मेथडोलॉजी जो प्रोग्रामिंग की होती है वो बेसिकली दो चलती है। कौन सी? प्रोसीजर ओरिएंटेड और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आई होप यू आर गेटिंग थोड़ा थोड़ा। एंड नाउ अब अगर मैं बात करूं तो ऊप्स के 4 मेजर प्रिंसिपल हैं। जिन्होंने ऊप्स पढ़ा होगा तो उनको पता होगा शायद से कि कुछ 4 टर्म होती है। एनकैप्सुलेशन, है ना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। बड़े बड़े वर्ड हैं, बट समझो सब हमारे आसपास ही है, कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहली बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की। तो पहले तो मैं आपको बहुत एक लाइन में क्लियर कर दूं कि क्लास बनाने की प्रोसेस मतलब एनकैप्सुलेशन। बट अब समझो उसको, एनकैप्सुलेशन यानी अ प्रोसेस टू मेक अ कैप्सूल। कैप्सूल मतलब क्या? सपोज हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर बोलता है यार ये वाली तुम 2 ml ले लो, ये वाली तुम 0.3 ml ले लो, ये वाला तुम 0.4 ml ले लो, है ना। अब टेबलेट जो मिल रही है वो पूरी पूरी मिल रही है 5 mg की, तो उसमें से कैसे करेंगे हम थोड़ा थोड़ा? तो फार्मास्यूटिकल कंपनी बोलती रुक, हम करते तेरे लिए। उसने क्या किया, सारे अलग अलग दवाइयां ली, जिसको जितना क्वांटिटी देनी थी, जैसी जो क्वांटिटी होती है, सबको मिक्सअप किया और एक एडिबल कैप्सूल में बंद कर दिया और एक सिंगल यूनिट बन गई। बोले एक कैप्सूल खा ले हो जाएगा ठीक, राइट। तो ये एक कैप्सूल में हमने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कलेक्ट कर लिया, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? एनकैप्सुलेशन। अब मैं भी वही बात करता हूं कि आप स्टूडेंट हो, आपके क्या क्या वेरिएबल होंगे और आपकी क्या क्या एक्शंस होंगी, हाँ या ना। उन सब को मिलाकर एक सिंगल ग्रुप में बना दूंगा और इसे मैं क्या कहता हूं? क्लास। द प्रोसेस इज एनकैप्सुलेशन। आया? हाँ या ना, राइट। जैसे देखो, और हम रियल टाइम में ऐसे ही करते हैं यार। सोचो ना, मैं अगर आपसे कहूं कि एक डिवाइस होता है 5-6 इंच का स्क्रीन होता है उसका, उससे हम लोग ना नेट चला सकते हैं, उससे हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी चला सकते हैं, उसमें हम पीडीएफ भी देख सकते हैं, उससे हम कॉलिंग भी कर सकते हैं, कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। थोड़ी देर में और बोलूंगा तो आप बोलोगे से सीधा बोलो ना मोबाइल है ना। और क्या हम रोजमर्रा में एक दूसरे से इस डिवाइस के बारे में ऐसे ही बात करते हैं? नहीं, हम ह्यूमन ब्रेन, कितने ट्रेंड ब्रेन है सोचो। हमने क्या कर रखा है, हमको पता है बहुत सारी चीजें इसके बारे में, बट हम इतनी बातें बार बार नहीं करते। हमने इन सब को मिलाकर एक सिंगल वर्ड बना दिया, उसे क्या नाम दिया? मोबाइल। जैसे मैंने आपसे कहा मोबाइल, आप भी पूरा समझ गए, मैं भी पूरा समझ गया। और किसी दिन इसको बैठ के अगर एक्सप्लेन करने गए तो इतना सारा हम लिख सकते हैं इसके ऊपर, नहीं, बट हम वन वर्ड से आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं।
ठीक है, मैं अगर आपसे 8-10 वर्ड बोलूं अभी कुछ भी कि लाइक कार, एसयूवी, है ना, लाइक स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, स्मार्ट वॉच, स्पेक्स, चश्मा, राइट। अब आप बताओ इनमें से मुझे आपको क्या समझाना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, शायद आप मुझसे ज्यादा समझते हो इनके बारे में, राइट। तो मैं आपको क्या समझाऊं, और ना मुझे कुछ समझाने की जरूरत है ना आपको कुछ समझने की जरूरत है। हम लोग वन वर्ड से एक दूसरे को बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाते हैं। इज इट क्लियर? है ना। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन की जो टेंडेंसी है वही कोडिंग में भी लाई गई कि यार ये जो बैठे ये कौन है, ये स्टूडेंट है। बस रोज रोज कौन बोलेगा इनके बारे में कि ये एडमिशन लेते हैं, ये पेज लेते हैं, ये इतना सब करने की क्या जरूरत है? स्टूडेंट, खत्म खेल। एक बैंक में जाओ, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं हमें, शर्मा जी, वर्मा जी, जोशी जी, कौन है? बैंकर से पूछो, वो बैंकर मतलब कोई शर्मा जी नहीं, फालतू बात, ये सब कस्टमर है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या करा है, बहुत सारी चीजों को एक मिलाकर एक नाम दे रखा है। एक बंदा जो हमारे अकाउंट खोलता है, पैसे जमा करता है, पैसे निकालता है, ये करता है, वो करता है, पासबुक अपडेट करवाता है ना, फॉर्म भरता है, ये करता है, जमाने भर के काम कर रहा है वो। बट प्रोग्रामर, या अगर मैं बेटर कहूं आपको, डेवलपर्स, हमारे और आपके लिए ये शर्मा जी वर्मा जी नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। हमारे और आपके लिए ये एक सिंगल एंटिटी है, कौन? कस्टमर। तो हम कोडिंग में भी ऐसे ही करते हैं। जब हमको बैंक का प्रोजेक्ट मिला तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखा कि यार एंटिटी क्या है, कस्टमर। बस इसकी एक क्लास बना दो, शर्मा जी वर्मा जी सब इसके ऑब्जेक्ट है ना, राइट। अकाउंट एक एंटिटी है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, ये सब इसकी ऑब्जेक्ट्स है। गेटिंग? आया समझ में? तो एक पैटर्न डिसाइड किया जाता है और फिर उस पैटर्न को फॉलो करने वाले बनते हैं। और कुल मिलाकर ये कस्टमाइज वेरिएबल की तरह तो है। तुम लिखते हो इंट ए मतलब जिसकी प्रॉपर्टी सारी वही है जो इंटीजर। तो इंटीजर अपने आप में एक क्लास है जिसका एक वेरिएबल तुमने बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए बी सी, राइट। तुम्हें हर एबीसी के बारे में समझाने की जरूरत नहीं, तुमने सिर्फ कह दिया इंटीजर टाइप का होगा। इसीलिए मैं कहता हूं S1 S2 S3 कौन है? स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट है। आया क्या समझ में सीन? पक्का एवरीवन? सो एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आया। क्लास का बनाने का प्रोसीजर इज व्हाट? द एनकैप्सुलेशन, है ना। आप लोगों ने डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ी होंगी बीई में, वहां रट्टे मारते थे हम लोग। बट आप समझ के देखो डेफिनेशन क्या थी वो। व्हेन ए कोड एंड डेटा आर बाइंड इन सच अ वे दैट अ सिंगल यूनिट इज क्रिएटेड, है ना। अब वो डेफिनेशन लिखने वाले भी जरा देर शाने ज्यादा होते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड भी डाल देते कि याद ही ना करे बच्चा। When code and data are bound in such a way that a single black box unit is created. अरे क्या black box? क्या फालतू बात? एक single unit is created ना? This is what the encapsulation. आया? Everyone? फिर आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप ओप्स कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो ओप्स पर रहो, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इतने हद तक सपोर्ट कर नहीं पाएगा। जैसे मैं पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट दूं, जावा स्क्रिप्ट में है ही नहीं। पर अगर हमें ओप्स पढ़ना है तो हम कंसेप्ट जरूर लेके चलेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल पाऊंगा, मैं आपको जनरल ओप्स पूरा पढ़ा दूंगा। फिर जावा स्क्रिप्ट में क्या नहीं चलता वो भी बता दूंगा। लेकिन कहीं और कोई और लैंग्वेज पढ़नी पड़ी तो उसमें तो मालूम तो रहे होता क्या है ना, क्योंकि हम प्रोग्रामर और हमको ओप्स कंसेप्ट मालूम होना बहुत जरूरी है, राइट एवरीवन। तो द सीन इज कि जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट होता है वो हाइडिंग का कंसेप्ट होता है, डेटा को हाइड करना, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा क्लास इज व्हाट? अ यूनिट ऑफ ऑल दिस, सबको मिलाकर एक सिंगल यूनिट बना देते हो, है ना। तो जैसे आपने क्या किया, जैसे सपोज हम कुल मिला के बात करें तो ये एक पूरा ग्रुप है बहुत सारे मेंबर्स का, है ना। क्लास क्या है? बहुत सारे मेंबर्स का एक ग्रुप है। इट इज जस्ट लाइक अ फैमिली ना, जैसे हमारी और आपकी फैमिली होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग मिलकर एक फैमिली बना के बैठे, राइट। अब होता ये कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हम नहीं चाहते कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से इनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो, जैसे बहुत छोटे बच्चे या ओल्ड एज दादाजी दादी जी अगर हमारे हैं, है ना। ये वो लोग हैं जिन्हें हम लोग थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हम इनकी चिंता करते हैं, है ना। हम नहीं चाहते कि ये अपनी हर चीज के लिए बाहर जाएं और परेशान हो,
ठीक है, हाँ या ना? पर इनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होता। होता तो है, इनके लिए चीजें बाहर से आती हैं और इनकी दी हुई चीजें बाहर भी जाती हैं। कौन करेगा ये? आप। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं हमारी फैमिली के प्राइवेट मेंबर्स और हम हैं हमारी फैमिली के पब्लिक मेंबर्स, जो घर के बाहर भी जाते हैं, घर में भी आते हैं, है ना? तो हम कौन? हम पब्लिक। तो पावर जो ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं या प्राइवेट मेंबर्स जितने भी हैं, उनका आउटसाइड वर्ल्ड से जो कनेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? पब्लिक के थ्रू। जैसे मान लो कि हम सब मिलकर एक आईटी कंपनी है ना? अब हमारे पास कुछ ऐसे बंदे हैं आप में से जिनको मैं नहीं चाहता कि बाहर की कोई कंपनी के साथ कोई भी डीलिंग इनकी हो, कोई कांटेक्ट करे, क्योंकि ये 5-6 लोग जो हमारे हैं, इनको अगर तोड़ लिया तो हमारी कंपनी डिस्टर्ब हो सकती है। तो मैं इनको बना के रखूंगा प्राइवेट, और मैं चूज करता हूं आप में से और 2-3 लोगों को, और मैं अपने आप को भी करूंगा कि हम वो लोग हैं जो बाहर भी जाएंगे। ठीक है? क्योंकि अगर सारे के सारे घर में बैठ गए तो प्रोजेक्ट कहां से आएंगे? किसी को तो निकलना पड़ेगा, है ना? कि हमको कुछ तो पब्लिक एक्सपोजर चाहिए, कुछ तो पब्लिक एक्सपोजर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2-3 मेंबर ऐसे बनाते हैं जो लोग कोडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जो लोग का काम है सिर्फ, हाँ टेक्निकल लोग हम लोग हैं, है ना? तो जैसे मैं खुद एक अपने आप को लेता हूँ, 2-4 आप लोगों को लेता हूँ, हम ये जो ग्रुप है ये पब्लिक मेंबर्स है। क्लाइंट जब भी बुलाएगा हम में से कोई जाएगा, पूरी रिक्वायरमेंट समझ कर आएगा और उसको बोलेगा हम करके देते हैं। हम उस काम को अपने यूनिट में लाएंगे, फिर वो जो प्राइवेट मेंबर है और हम सब मिलकर उसका टास्क को करेंगे, और हम में से पब्लिक मेंबर्स में से जाकर कोई उसको जाकर डिप्लॉय करके आएगा। बाहर वाले को हवा भी नहीं लगी अंदर कितने लोग काम कर रहे थे, है ना? उसे वही दिख रहे हैं जो पब्लिक हैं, तो प्राइवेट को हमने आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर लिया। पर क्या उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया? उन्होंने ही किया। मेन तो हम तो सिर्फ लाना ले जाना ही करते रह गए, राइट? तो ये कंसेप्ट होता है कि हम लोग अपने कुछ मेंबर्स को, कुछ चीजों को आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके लिए भी जरूरी है कि एक फैमिली तो हो, क्योंकि एक ही बंदा है वो भी प्राइवेट हो जाए तो फिर क्या होगा? तो साथ में कोई पब्लिक मेंबर भी चाहिए। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जैसे फंक्शन, मैं फंक्शन बनाता हूं, दुनिया भर को अवेलेबल कराता हूं, ये बंदा मेरा बहुत अच्छा काम करता है, ये बंदा मेरा बहुत अच्छा काम करता है, ये अच्छा करता है, वो अच्छा करता है। मैं सबको इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि ये लो, ये मेरे बहुत अच्छे डेवलपर्स है, बताओ इनको क्या काम करना है। क्लाइंट इनको काम बताएगा, फिर बोलेगा कैसे करोगे? ये थोड़े ना बताएंगे, हम सिर्फ बंदे बता रहे हैं कि ये काम करते हैं, ये कैसे करते हैं ये तो यहीं आके करेंगे, तुम्हारे आके थोड़े करेंगे। तुमको दिखा दिया तो क्या मतलब रहा? ये बिल्कुल वैसी है जैसे जावास्क्रिप्ट ने भी हमें ढेर सारे फंक्शन देके रखे हैं, कोड किसी का नहीं मालूम, तुम डे 1 से यूज कर रहे हो, है ना? डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का देखा कोड? तुमने क्या? मैंने ही नहीं देखा, है ना? तुमने कहा एरे डॉट पुश, एरे डॉट पॉप, एरे डॉट स्लाइस, टू लोअर केस, टू अपर केस, क्या है इनके कोड पता है? कुछ भी नहीं। जावास्क्रिप्ट बोलता फालतू बात नहीं, यूज करो बस, है ना? कोड तो हमने छुपा के रखा हुआ है, गेटिंग? तो ये एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है। आई होप समझ में आ रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म पर भी बात करेंगे, इनहेरिटेंस पर भी बात करेंगे, बट एक ही दिन में सारी थ्योरी तो फिर वो हच-पच हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले क्लास बनाना सीखते हैं, ठीक है? पहले क्लास बनाएंगे। अच्छा, क्लास बनाने का एक और फंडा है, क्यों बनाई? आप सब फ्रीलांसर्स थे, तो आप सब कौन थे? फंक्शंस थे जो अभी तक हम बना कर आए, है ना? अब आप जब फ्रीलांसिंग कर रहे थे तो है क्या, आपको एक एक टेक्नोलॉजी आती थी, शायद 2-2 आती थी, तो आप उतना ही प्रोजेक्ट ले पाते थे जितना आप कर पाते थे, है ना? और आपके प्रोजेक्ट में कोई ऐसा काम आ गया जो तीसरी किसी टेक्नोलॉजी में चाहिए, तो आप फिर किसी को पैसा देके वो काम करवाते थे, हायर करते थे। कई बार बंदा आपको मिलता था, कई बार बंदा मिल भी नहीं पाता था, होता था, ठीक है? क्योंकि आप सब फ्रीलांसर थे। अब आप सब काम करते हो तो आपको कुछ रिसोर्सेज भी करने पड़ते हैं ना? आपको एटलीस्ट एक ऑफिस तो बनाना ही पड़ेगा, है ना? एक लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है? एक फोन भी लगेगा, एक इंटरनेट कनेक्शन भी लगेगा, एक टैबलेट भी लगेगा, राइट? और अगर हम आईफोन डेवलपर वगैरह है तो हमें एक आईफोन भी लगेगा, हाँ या ना? इतने सारे रिसोर्सेज आपको एक्वायर करने होते हैं, आप अकेले बंदे को, अगर अपनी कंपनी भी चला रहे हो, फ्रीलांसर भी हो तो। और उसके बाद भी ढेर सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हो,
है ना। पर मैंने क्या किया, मैं आप सबको अलग अलग करके ढूंढ लाया और मिलाकर बना दी एक कंपनी। अब क्या होगा, अब इतने सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करने की क्या जरूरत है ना। मेरे लिए कितना कम काम हो गया, एक इंटरनेट कनेक्शन सबका काम हो गया। सोचो 15 कनेक्शन बंद कर दिए हमने, क्योंकि अब एक ही कनेक्शन से हम सबका काम हो रहा है। रिसोर्सेज शेयर होंगे, हाँ या ना, ठीक है, रिसोर्सेज शेयर होंगे। एक बड़ा ऑफिस लूंगा, फिर इतने सारे छोटे छोटे ऑफिस, आपको कोई जरूरत नहीं है। एक ऑफिस लिया, सब आ गए। एक कनेक्शन लिया, सारा काम हो गया, है ना। एक टैबलेट, एक आईफोन ले लिया, सबकी टेस्टिंग पर्पज से काम हो जाएगा, राइट। और लैपटॉप्स ले लिए, है ना। तो रिसोर्सेज कम हुए या नहीं हुए, और ये रिसोर्सेज इस बार कैसे शेयर्ड। और दूसरी बड़ी बात ये अब कोई भी टेक्नोलॉजी है, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो सारे बंदे हैं, है ना। और आपको भी अगर कोई काम अड़ जाता है तो अब आपको किसी को हायर थोड़ी करना है, आप बोलोगे सर ये काम उसको दे दो, बस मैंने उसको दे दिया उठा के जिसको आता था, तो घर में ही सारे काम हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो क्लास बनाने के ढेर सारे बेनिफिट है। एक अकेले काम करना और 4 लोगों के ग्रुप में काम करना, आप समझ सकते हो, रिसोर्सेज शेयरिंग एंड नॉलेज शेयरिंग एंड सो मेनी टास्क। और हम डेडलाइन भी मीट कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अकेले थे तो ए भी आपका था, जेड भी आपका था, और जब शेयर हो गए तो क्या है, ए आपका, बी किसी और का, सी किसी और का, डी किसी और का, साइमल्टेनियसली काम करेंगे, जल्दी काम भी हो जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट हैं ग्रुप में आने के, ठीक। तो सबसे पहले ग्रुप बनाना सीखेंगे, यानी क्लास बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर 2 ही चीजें होती है, क्या, एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस। और अगर मैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहूं तो एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल्स, आपके पास क्या क्या है वो वेरिएबल है, और आप करते क्या हो ये फंक्शंस है। इज इट क्लियर, आप करते क्या हो ये क्या है, फंक्शन। तो वेरिएबल और फंक्शन, उनके ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, क्लास, ठीक है, हाँ या ना। चलिए तो क्लास बनाते हैं। एक कोड लिया क्लास 1 डॉट जेस। अभी जितनी बातें की सारी पहले कोड में तो नहीं आ सकती, सिर्फ क्लास बनाना सीखिए। क्लास बनाया है ना, मैंने कोई भी क्लास बना दी, सपोज टेस्ट। नेमिंग रूल्स, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिया जाता है, और अगर मल्टी वर्ड है, जैसे आपने कहा स्टूडेंट, आपने कहा मल्टी वर्ड, इसका रिजल्ट की क्लास है रिजल्ट, हर नए वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, आ रहा है, हाँ या ना। और फंक्शन में ये रूल क्या था, अगर यही फंक्शन होता तो ऐसे होता, कैमल केसिंग, पहला वाला छोटा वाला, है ना। लेकिन क्लास है तो हर नए वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इज इट क्लियर। मैंने क्लास बना ली, मैंने वेरिएबल बना लिए, मैंने कहा a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30। एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया डिस्प्ले document dot write the values are a and ठीक है। क्लास में फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, और एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बदलेगी, उसकी सुनिए। फंक्शन इंडिपेंडेंट है तो वो फंक्शन है, और अगर क्लास के अंदर है तो वो मेथड कहलाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी बदलती है, अब हम इसे मेथड कहेंगे। इज इट क्लियर, है फंक्शन ही वही सब कुछ है, बस फंक्शन कीवर्ड नहीं लगाना आपको। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हो तो क्लास के अंदर के फंक्शन को फंक्शन नहीं कहा जाता, उसे मेथड कहा जाता है, राइट। बन गई क्लास। अच्छा, क्लास थोड़ी ना एग्जीक्यूट होनी है, ये तो अभी आपने बना दी, है ना, इसका एग्जीक्यूशन तो कुछ है ही नहीं। मोबाइल बनाने वाले ने मोबाइल बना दिया, यूजर तो आप बने ना,
तो जब तक फोन खरीदोगे नहीं चालू कैसे होंगे वो, राइट? एक तो डेमो पीस बना दिया उन्होंने, है ना। अब मुझे चाहिए इनके ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? मैंने कहा वेरिएबल t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। एक्चुअली ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है, न्यू एक कीवर्ड है। न्यू डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है, मतलब पहले से मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जब मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी तब ये सारी सीटें रिजर्व नहीं कर दी थी कि इतने स्टूडेंट आएंगे, नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे वो आते चलेंगे मेमोरी ऑक्यूपाई होती जाएगी। पहले से क्यों करूं मैं? तो न्यू डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होगी। पर अब ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है, अब मुझे इस स्टूडेंट के साथ बार बार डील करनी है, तो डेफिनेटली इसको मैं कहीं होल्ड करके रखता हूं एक वेरिएबल के अंदर। हाँ सर ये कह रहा था कि जैसे C++ में हम एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो इसमें जो न्यू है वो ऑब्जेक्ट है। न्यू से ही ऑब्जेक्ट बनता है ना। C++ में तो वो वेरिएबल की तरह बन जाता था, बट वो अप्रोच फिर कहीं यूज नहीं होती है। जावा में आओ, किसी में भी आओ, न्यू कीवर्ड ही लगेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अच्छा, जैसे उसमें होता था क्लास नेम देन फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो भी वन स्टूडेंट, मान लो कि स्टूडेंट नाम की क्लास है तो स्टूडेंट v1, इस तरीके से। वहाँ स्टैटिकली मेमोरी एलोकेट होती थी या डायनामिकली होती है? अच्छा, तो डायनामिकली करने के लिए न्यू कीवर्ड लगता है ना। और अगर आपने उसमें पॉइंटर वगैरह पढ़े हो तो आगे सी में भी हम लोग डायनामिकली एलोकेट करते थे। न्यू और डिलीट सबसे पहले सी से इंट्रोड्यूस हुए, बट अनफॉर्चुनेटली वहां तक सी कोई पढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि होते न्यू और डिलीट बहुत जरूरी है। डिलीट भी एक ऑपरेटर होता था, याद है? किसी ने पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ाते भगवान जाने। डेटा स्ट्रक्चर में भी इस तरह की चीजों की जरूरत है हमको, पता है? न्यू और डिलीट, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना। देखो आप समझ पाओ तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। हालांकि न्यू डिलीट तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी पूरा, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करो तो मैं आपको थोड़ा सा, डेटा स्ट्रक्चर कभी पढ़ा है किसी ने? नहीं, तो फिर तो आपने न्यू डिलीट पढ़ा होगा, है ना। देखो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना, अगर मैं कहूं, बात निकली है तो ले लेते हैं। डायनेमिकली मेमोरी क्यों एलोकेट की जाती है ना? क्यों स्टैटिक क्यों नहीं कर लेते? तो फंडा समझना, मैं लाइव एग्जांपल से लूं। एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन। अब ये ट्रेन चली है हमारी, सपोज इंदौर से दिल्ली, ठीक है। बीच बीच में कुछ स्टेशंस आएंगे, है ना। जैसे आया आपका रतलाम आया, फिर आपका शायद से रात को मथुरा आता है है ना। आगे कहीं आपका, अब ये इतने पास पास नहीं आते, पर मेरे पास जगह नहीं है यार, है ना। कोटा आता है। मेरे को पता था तुम लोग ना ऐसा कुछ न कुछ करोगे, बड़े नालायक लोग हो तुम लोग, शर्म भी नहीं आती। चलो बस, यहाँ क्या आएगा फिर? अब रतलाम पहले आएगा कि उज्जैन पहले आएगा? वही तो फिर बात है। फिर अब रतलाम के आगे बताओ ना कुछ, इतना पता है तो। चल नागदा, राइट? नहीं तो ठीक है, नहीं तो चित्रकूट फंसा दूंगा बीच में। अब सोचो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने का कंसेप्ट, है ना। क्या होता है अगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेट की जाती है तो क्या होगा, जो कि प्रैक्टिकली होगा, पॉसिबल नहीं है, बट आप समझो होता तो मान लो इसमें ये सब जितनी भी सीट्स हैं, है ना, सपोज ये 50-50 है एक एक में, तो ये 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। 300 सीट है ट्रेन में। अगर ये 300 की 300 इंदौर से बुक की जाए तो इसमें से मुश्किल से 100 लोग जा रहे हैं दिल्ली, है ना। करीब
100 लोग जा रहे हैं, आपके 50 लोग जा रहे हैं मथुरा, 25 लोग जा रहे हैं कोटा, 20 लोग जा रहे हैं नागदा, रतलाम, बाकी के बचे हुए सब रतलाम जा रहे हैं। अब अगर मान लो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने का कंसेप्ट नहीं होता तो रेलवे कितनी घाटे में जाती सोचो। इंदौर से टिकट बुक होते सीधे दिल्ली तक के, अब ये ट्रेन सिर्फ उतारेगी लोगों को, है ना? आया समझ में कुछ कंसेप्ट? बट होता क्या है, अब हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने का फंडा ये है कि ये जो ट्रेन है इसमें रतलाम में करीब करीब 100 लोग उतरने वाले हैं या 80 लोग रतलाम में उतरने वाले हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि ये मेमोरी यहीं पर फ्री हो जाए, तो डिलीट ऑपरेटर, है ना? अब फ्री हो गई तो क्या हो गया, अब कुछ लोग हैं 20 लोग हैं रतलाम से जिनको जाना है तो उनके लिए जगह बन गई, और 50 लोग हैं नागदा से जिन्हें जाना है उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, हाँ या ना? और वही एक सीट रेलवे 3 बार बेच देता है। फायदा समझ रहे हो? अब यहां करीब आपके मथुरा में उतर गए 200 लोग, अब मथुरा से जाना है 100 लोगों को, तो ये 100 सीट फिर काम आएगी कि नहीं आएगी? तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करो, डायनेमिकली उनको डिलीट भी कर दो, तो एक ही मेमोरी रीयूजेबल हो जाती है। गेटिंग कंसेप्ट? डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं पर ऐसी चीजें नहीं पढ़ाते, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है क्यों। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग बस स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट इतनी बात करके खत्म हो जाते हैं। डायनेमिक पढ़ाओ, ये रियल टाइम में काम आता है। सोचो ना, अब आप रेलवे से अंदाज लगा लो, डायनेमिकली अगर मेमोरी रिलीज नहीं होती तो नए सिरे से वो मेमोरी ऑक्यूपाई होती क्या? नहीं ना? पर ये कंसेप्ट है, राइट? तो न्यू और डिलीट 2 ऑपरेटर होते हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में डिलीट नहीं है, हम कोई बात नहीं कर रहे, बट हाँ न्यू, है ना? तो न्यू से मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, ठीक है? कैसे होगी सर? इसमें पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, देन फिर क्लास का नाम रहेगा। न्यू जो है वो ऑब्जेक्ट है और फिर क्लास का नाम। अब 2 मिनट में समझा दूं फिर अपन बात करते हैं। जैसे ही मैंने कहा न्यू टेस्ट, तो ये 2 वेरिएबल की मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई, क्योंकि उसके अंदर 2 वेरिएबल थे, हाँ या ना? ए और बी, ए और ये बी हो गई। अब इन ए और बी के साथ बार बार डीलिंग करनी है, ये तो मेमोरी है। जैसे ही आपने न्यू टेस्ट बोला तो टेस्ट के अंदर कितने वेरिएबल है, उन सब के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई हुई, एक ग्रुप का ग्रुप मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, है ना? अब इस ग्रुप के साथ बार बार डीलिंग करनी है, तो इनका जो एड्रेस है वो किसी को तो होल्ड करके रखना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने एक वेरिएबल बनाया T1 कि भाई तो इनका ध्यान रखना, आया है ना? कि तो इसका ध्यान रखना मतलब ये इस मेमोरी को देखते रहना, आया? आपने क्या किया, अभी हमने बात की थी एक ही क्लास के ढेर सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, फिर एक और ऑब्जेक्ट बन गया, फिर एक और ऑब्जेक्ट बन गया, आया? अब ये ऑब्जेक्ट सब एक जैसे बनेंगे। ऑब्जेक्ट बनाते समय मैं हमेशा सिर्फ इतना लिखूंगा न्यू टेस्ट, ऑब्जेक्ट का कोई नाम थोड़ी होता। देखो होल्ड करने वाले का नाम होता है, जैसे आईफोन ने तो आईफोन 14 प्रो बना के छोड़ दिया, अब उसके 10 पीस तुम लोगों के पास हैं, तो आईफोन से थोड़े ना आइडेंटिफाई होंगे, तुम्हारे से आइडेंटिफाई होंगे फोन किसका है। जब मैं पूछता हूं फोन किसका है तो आप बोलते हैं आईफोन का है, नहीं मेरा है। तो कौन हो आप जिसको होल्ड करके रखे हो, है ना? ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से वो चीज चलेगी, तुम अब इसमें अपडेशन वगैरह सब कुछ करोगे, तो तुम कौन? होल्ड करने वाले। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो ये सिर्फ वेरिएबल है, ये जो है ये सिर्फ वेरिएबल है। और मैंने एक चीज देखी है कि कई बार पढ़ाने वाले भी ये गलती करते हैं, आपकी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा अभी, पर पढ़ाने वाले भी ये गलती करते हैं कि इसे ही ऑब्जेक्ट बोल देते हैं कि T1 T2 T3 ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारा जो आईफोन है वो ऑब्जेक्ट है, तुम तो उसे सिर्फ होल्ड करके बैठे हो। इस आईफोन के थ्रू पास जब भी मुझे पहुंचना है तो मैं तुम्हारे थ्रू पहुंच पाऊंगा, तो तुम तो सिर्फ एक वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू ये आईफोन है। इज इट क्लियर?
मैं उस आईफोन के साथ डील करना चाहता हूँ बार बार, तो मैं जैसे 5 आए तो मैंने आपको दे दिया, मैं ध्यान रखूंगा कि मैंने किसको दिए, मैं उससे बात करता रहूंगा, भाई वो आया क्या, ये आया क्या, ये करा क्या, राइट? हाँ या ना? तो क्योंकि बाकी सब एक जैसे, देखो ऑब्जेक्ट सब एक जैसे बने हैं, राइट वाली साइड देखो, न्यू टेस्ट न्यू टेस्ट न्यू टेस्ट, इसमें कहां दिख रहा है? क्योंकि तीनों आईफोन 14 प्रो है, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो किसके हाथ में गया उससे पूछो, उसके थ्रू अब जाना जाएगा। एनी डाउट एवरीवन? अब जैसे इसका फंडा क्या है, ये तो है रेफरेंस, इसे हम रेफरेंस वेरिएबल बोलेंगे। हम वेरिएबल बनाते हैं, हम वेरिएबल ऐसे भी बनाते हैं, हम रोज बनाते हैं कि वेरिएबल a इक्वल टू 20, या मैंने चलो a ऊपर लिए हुए तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, p इक्वल टू 20, तो p क्या है? वेरिएबल, 20 क्या है? वैल्यू, हाँ या ना? तो t1 क्या है? वेरिएबल, और उसने होल्ड क्या किया है? ऑब्जेक्ट। दोनों वेरिएबल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो p है ये वैल्यू को होल्ड करता है, जबकि ये है ये एक एड्रेस को, एक रेफरेंस को होल्ड करके रखता है, इसीलिए हम इसे रेफरेंस वेरिएबल बोलेंगे। इज इट क्लियर? नॉर्मल वेरिएबल नहीं बोलेंगे, रेफरेंस वेरिएबल, जो किसी के ऑब्जेक्ट, किसी के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक जो वैल्यू होल्ड करते हैं और एक जो किसी वैल्यू का एड्रेस होल्ड करते हैं। एनी डाउट? ठीक है। अगर सर किसी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना तो वहाँ न्यू कीवर्ड लगाना है। हाँ, ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से ही बनेगा, बिल्कुल सही। और सर ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है इसके अंदर मतलब मेमोरी इतना जितने वेरिएबल उसके अंदर है वो मेमोरी एलोकेट करेंगे, अच्छा, है ना? टाइम टू टाइम रिलीज कर देना, वो तो ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म, जैसे जावास्क्रिप्ट में तो ये है कि इस कोड में ही बने, तो जैसे ही मेरा कोड खत्म, इसका स्कोप है नहीं, तो ये अपने आप मेमोरी रिलीज कर देगा। हाँ नहीं, यहाँ अपने आप मेमोरी एलोकेट होगी। डायनामिक के लिए हम लोग करते हैं डिलीट से, जावास्क्रिप्ट में है नहीं इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज हम लोग इसको करते हैं कि ऐसे करते हैं हम लोग, डिलीट और फिर ऐसे पॉइंटर के साथ में t1 ऐसे करेंगे तो होती है, बट यहाँ होता ही नहीं है, ये सिंटैक्स गलत है इसलिए। क्लियर एवरीवन? आया समझ में? ओके। अब फंडा ये है कि मैंने इसके अंदर एक डिस्प्ले मेथड कॉल करके रखी है। अब मैंने कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन, ऐसे ही कॉल करते हो ना रोज। अब मैंने कॉल किया और इसने मुझे दी एक एरर, और एरर पढ़ो, रेफरेंस एरर। ये 3 लोगों के पास डिस्प्ले है, किसका पूछ रहे हो? मैंने अभी यहाँ 4 लोगों को बोला कि आईफोन प्रो 4 है हमारे पास, एक 4 आप लोगों को दे दिए, है ना? अब मैं बोलता हूं कि वॉलपेपर कैसे दिख रहा है, तो तुम बोलोगे किसका सर, किससे पूछ रहे हो? क्योंकि हम 4 लोग हैं और हम चारों के पास है, तो आप किससे पूछ रहे हो? आया क्या समझ में? नाउ अब क्लास का कोई भी मेंबर, उसकी कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है, हर बार वो रेफरेंस से ही रेफर किया जाएगा। इज इट क्लियर? जिसको t1 ने होल्ड करके रखा है, क्लियर हुआ? या मैंने कहा जिसको t2 ने होल्ड करके रखा है। चेक इट आउट, a इज नॉट डिफाइंड, ये a कहां आ गया? अच्छा हाँ, सॉरी, ये अभी नहीं आएगा, जावास्क्रिप्ट है ना। मैं अगर 2 मिनट ये कर दूं तो चलेगा क्या? मैं बस समझा दूंगा इसको बाद में, अभी थोड़ा सा इग्नोर करेंगे हम लोग। आ रहा है? ये क्यों लगाया आप इग्नोर करो, अभी तो आप ये मान के चलो कि क्लास के पास 2 वेरिएबल है और उन्होंने दिया है ना, कल बिल्कुल समझाऊंगा मैं इसको। पर वो बात करेंगे। अब आप बोलोगे सर एक जैसी तो वैल्यू है, हाँ तो ठीक है ना, जब आईफोन प्रो आता है 14 तो एक जैसी तो वॉलपेपर रहता है सबके पास, और सब्जेक्ट के पास एक जैसी तो रिंगटोन होती है। तुम्हें चाहिए तुम अपनी बदल लो ना। तो तुमने क्या कहा कि t2 बोलता है मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 300, राइट? अरे आईफोन जो बनाया उसने तो एक जैसा वॉलपेपर, एक जैसी रिंगटोन दी थी, तो इसलिए एक जैसी दिख रही थी। तुम अपनी कॉपी में चेंज कर लो, और तुम्हारी कॉपी में चेंज हुआ तो क्या सबकी बदलेगी? नहीं। देखो इसके बाद t3 आया कि यार इसने कुछ चेंज किया, मैं भी जरा चेक करूं, हाँ बढ़िया है,
क्योंकि जिसने बदला अपना वॉलपेपर बदला, तुम्हारा क्या है ना। कहानी समझ में आई एवरीवन? तो क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट आई होप थोड़े थोड़े बने एवरीवन। आज इतना ही करेंगे, आज कोई कोड नहीं, आज सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन था, समझना था, कंसेप्ट के साथ आना था, है ना। कल बहुत सारे कोड करेंगे, बिल्कुल वो भी देंगे अपन, देना ही पड़ेंगे, जरूरत है अपनी। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया कि क्लास कैसे बन रही है, क्यों बनती है और उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये है चीजें इंपॉर्टेंट, हाँ, इसको इग्नोर नहीं करना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.